हेलो फ्रेंड, आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो है पारितंत्र के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पारिस्थितिकी को रिलेटेड बनाते हुए पारितंत्र के कुछ अन्य घटक के बारे में पढ़ेंगे। जिससे पहले हम पारिस्थितिकी के कुछ घटक देखेंगे, उसके बाद में हम पारितंत्र के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं। पारिस्थितिकी हम डालते हैं, पारिस्थितिकी जैसा कि हम पारिस्थितिकी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने किया था। लेकिन अगर वही पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा तो उसका एजी टांसले ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अगर पूछेगा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। अगर वही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो पूछ लेगा तो एजी टांसले ने। हम लिखकर देखने का प्रयास करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने किया। अर्नेस्ट हेकल ने किया। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने किया। लेकिन वही अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछेगा, जैसे हमने कहा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो अर्नेस्ट हेकल ने किया। लेकिन यहीं पर अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछ लेगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया था। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ज्यादा अंतर है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पूछेगा अर्नेस्ट हेकल ने, लेकिन अगर वही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग पूछेगा तो एजी टांसले ने किया था। अब हम पारितंत्र के कुछ घटक के बारे में जानते हैं। पारितंत्र हम देखते हैं। पारितंत्र तो पारितंत्र किसे कहते हैं? जैसा कि हमने बताया भी था कि एक विशेष क्षेत्र में सजीव और निर्जीव के बीच के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। एक विशेष क्षेत्र में सजीव और निर्जीव के बीच के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। हम देखते हैं, किसी निश्चित स्थान के जैविक व अजैविक घटक के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। अजैविक घटकों
घटकों के बीच का जो संबंध होता है, घटकों के बीच का संबंध जो होता है, वह पारतंत्र कहलाता है। पारतंत्र कहलाता है। अर्थात एक विशेष क्षेत्र में या किसी निश्चित क्षेत्र में जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनके बीच का जो संबंध होता है, वही पारतंत्र कहलाता है। अब हम और आगे देखने का प्रयास करते हैं। प्रकृति की, या क्वेश्चन कई बार पूछा गया जहां से हम बताने जा रहे हैं, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई पारतंत्र है। जो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है उसे पारतंत्र बोलते हैं। प्रकृति की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे पारतंत्र कहते हैं। अर्थात जो पारतंत्र होता है वह जैवमंडल व पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई है। चलिए इसको यहाँ तक हम देख लिए। अब हम इसके आगे देखेंगे, जो संबंध है उसको हम चार्ट के माध्यम से चलिए बताने का प्रयास करते हैं। हम आगे इस संबंध को, जैसे पारतंत्र के बीच के संबंध को पाई चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पारतंत्र या पारिस्थितिकी के बारे में बताया है, एक निश्चित स्थान पर या एक विशेष स्थान पर जो सजीव और निर्जीवों के बीच का संबंध होता है उसके पारतंत्र कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि यह हो गया एक स्थान, कोई एक यह स्थान हो गया, और यहाँ पर कोई है जैविक जिसमें जीव है, यहाँ पर कोई है जैविक, और यहाँ पर कोई है अजैविक, है यहाँ पर कोई अजैविक है। अब इनके बीच में जो संबंध बनेगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं संबंध। इनके बीच में जो संबंध बनेगा, जो संबंध इनके बीच में बनेगा उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। जो जैविक और जैविक के बीच एक विशेष स्थान हो गया और उनके बीच का जो संबंध होता है उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं या पारतंत्र कहते हैं। जैसे हम पाई चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया, यहाँ ये एक विशेष स्थान हो गया, और यहाँ पर जैविक भी है, यहाँ पर अजैविक भी है, यहाँ जैविक भी है और अजैविक भी है। अब इनके बीच का जो संबंध होगा इसी को पारतंत्र कहते हैं। इनके बीच का जो हमारा संबंध होगा इसी को हम कहेंगे पारतंत्र। हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, पारतंत्र। ये हो गया पारतंत्र हमारा। ये एक विशेष स्थान हो गया, ये जैविक यहाँ पर हो गया और यहाँ पर अजैविक हो गया, और इनके बीच में जो संबंध बना, जैविक और अजैविक के बीच में जो संबंध बना इसी को हमने कह दिया पारतंत्र। ये हो गया हमारा पारतंत्र। जैविक और अजैविक के बीच में जो संबंध बन गया ये हमारा पारतंत्र हो गया। अब हम जैसा कि कुछ फैक्ट लिख देते हैं। सबसे बड़ा पारतंत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा पारतंत्र महासागर है। महासागर होता है। सबसे बड़ा पारतंत्र क्या होता है, महासागर होता है। सबसे बड़ा पारतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा पारतंत्र महासागर होता है। और देखते हैं,
पारतंत्र के कार्य क्या होते हैं, तो हम देखेंगे पारतंत्र के कार्य। पारतंत्र के कार्य के बारे में हम जानते हैं कि पारतंत्र के कार्य क्या होते हैं। तो पारतंत्र के कार्य होते हैं उत्पादकता, संबंध बनाना, खाद्य श्रृंखला और पोषण का चक्र करना। जैसे हमने कहा उत्पादकता, उत्पादकता हो गया, फिर हो गया हमारा खाद्य श्रृंखला, फिर हमारा पोषण का चक्र, फिर हमारा हो गया पोषण का चक्र, फिर हमारा हो गया पोषण का चक्र। पारतंत्र के ये कार्य होते हैं। उत्पादकता बनाएगा पारतंत्र, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेगा और उसके बाद में पोषण का चक्र भी करेगा पारतंत्र। पारतंत्र के हमने घटक भी देख लिए, कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक जैविक और अजैविक। हम पारतंत्र के अन्य घटक, जैविक और अजैविक घटकों का विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और आगे से। अब हम देखेंगे पारतंत्र के घटक, हम देखेंगे पारतंत्र के घटक, हम देखेंगे पारतंत्र के घटक। जैसा कि हम देखते हैं पारतंत्र के घटक, पारतंत्र के घटक, पारतंत्र के घटक के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पारतंत्र के कितने घटक होते हैं, पारतंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। पारतंत्र के 2 घटक होते हैं। पारतंत्र के कितने घटक होते हैं, पारतंत्र के 2 घटक होते हैं। एक हो जाएगा हमारा जैविक पारतंत्र और दूसरा हो जाएगा हमारा अजैविक पारतंत्र। जैविक पारतंत्र और अजैविक पारतंत्र, पारतंत्र के 2 घटक होते हैं। हम उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पारतंत्र के घटक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पारतंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अजैविक घटक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा इधर और कर देते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं जैविक घटक, जैविक घटक, ये हमारा होगा जैविक घटक। और यहाँ पर हम लिखेंगे अजैविक घटक, यहाँ पर हम लिखेंगे अजैविक घटक, अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब हम जैविक घटक को पहले देखते हैं, जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जैविक घटकों को पुनः बांटते हैं। जैविक घटक के बारे में हम जानते हैं कि जैविक घटक होते क्या हैं। तो जैविक घटक जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हम यहाँ लिखेंगे उत्पादक, यहाँ हो जाएगा उपभोक्ता, और यहाँ हो जाएगा अपघटक। हमने पिछली क्लास में इसको विस्तार से बताया है। उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होता है। हमने पिछली क्लास जो हमारी है उसको ना समझ आए पीछे जाकर देख लेना है। तो उसमें हमने विस्तृत से इसके बारे में बताया है कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने जो है विस्तार से पिछली क्लास में बताने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, तो उत्पादक के बारे में हम पहले देखेंगे उत्पादक होते क्या हैं। तो जैसे स्वपोषी, लिखेंगे स्वपोषी, स्वपोषी अर्थात स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम उसे स्वपोषी कहते हैं। स्व का मतलब स्वयं, पोषण, पोषी मतलब पोषण, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात
पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। सूर्य से प्रकाश लेंगे, उसके बाद में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और जड़ जो उनकी होती हैं वह जाइलम से, जो उनमें टिश्यू होते हैं जाइलम उनसे जल ग्रहण करती हैं। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अब हम आएंगे उपभोक्ता पर। उपभोक्ता क्या होते हैं? तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वह जो है उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। अब घटक कैसे कहते हैं? जैसे जीवाणु हो गया, छोटे छोटे, जैसे जीवाणु हो गया, दीमक हो गया, ऐसे जो होते हैं वे लोग अब घटक कहलाते हैं। जैसे इसमें रहेगा, अब घटक को मृतोपजीवी भी बोलते हैं, जो मृत जीवों को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें अब घटक कहते हैं। जो मृत जीवों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब घटक कहते हैं। अब हम इसमें अजैविक घटक में देखेंगे तो इसमें हो जाएगा कार्बनिक और अकार्बनिक। अजैविक में हो जाएगा कार्बनिक और अकार्बनिक, इसमें हो जाएगा अजैविक घटक में हो जाएगा कार्बनिक और अकार्बनिक, 2 प्रकार इसके। इसमें हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, इसमें हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ, और दूसरे पर हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ। पहले में कार्बनिक और दूसरे में अकार्बनिक पदार्थ। पहले में कार्बनिक पदार्थ और दूसरे में अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। तो कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ जैसे हमने कहा ह्यूमस हो गया, यूरिया हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ह्यूमस यूरिया कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब कार्बनिक होते हैं। जैसे हमने कहा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, यूरिया, यहाँ से कई बार बहुत क्वेश्चन बनता है। ह्यूमस, प्रोटीन, विटामिन और वसा, ये सभी किस में आएंगे? जैसे भी आएंगे कार्बनिक पदार्थ में ये सब आ जाएंगे। अब हम देखेंगे अकार्बनिक पदार्थ। हम अकार्बनिक पदार्थ के बारे में देखते हैं। जैसे हमने कहा अकार्बनिक पदार्थ में हम देखेंगे वायुमंडल की सभी गैसें अकार्बनिक में आएंगे। वायुमंडल की
सभी गैस जो होती है वो किस में आती हैं, तो वे अकार्बनिक में आती हैं। वायुमंडल की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ओजोन, नाइट्रोजन है, जितनी भी गैसें हैं ये सभी जो है ये अकार्बनिक में आ जाएंगे। खनिज, प्रकाश, खनिज, प्रकाश, वायु, खनिज हो गया, प्रकाश हो गया, वायु हो गया, आज सभी जो इसमें आते हैं। मिट्टी हो गई, हमारी मिट्टी हो गई, ये अकार्बनिक के उदाहरण हैं। तो हमें विश्वास होगा कि हमने जितना पढ़ाने का प्रयास किया है आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो हाँ, अगर आप लोगों के समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम और आगे देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम और आगे देखते हैं, कुछ और आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में। प्राथमिक उपभोक्ता हमारा होगा, हम यहाँ लिखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में हम आगे देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं, वे जीव होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। अर्थात उत्पादक हो गया जो सूर्य से प्रकाश से अपना भोजन बना रहा है, सूर्य के प्रकाश से। और उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया? जो पेड़ पौधे जो उत्पादक हैं, उत्पादकों को खाते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें जो जीव, जो शाकाहारी जीव, जो शाकाहारी जीव, जो शाकाहारी जीव पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। वे प्राथमिक उत्पादक, कहलाते हैं। जो पेड़ पौधों पर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, या पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं, उदाहरण की, तो उदाहरण में जैसे हिरण हो गया, हिरण जो है घास को खाता है। बकरी हो गई, बकरी भी पत्तियों को खाती है, घास को खाती है। उसके बाद हम कहें गाय हो गई, गाय भी जो है घास को चरती है और पौधे जो छोटे छोटे उनको खाती है। उसके बाद में गाय हो गई हमारी, हम कहें भैंस हो गई हमारी, और अन्य भी जीव हैं। जैसे हमने कहा गाय, बकरी, खरगोश, हिरण आदि, इसके उदाहरण हैं। हम देखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। हमें विश्वास है कि आप लोगों के समझ में प्राथमिक उपभोक्ता जरूर आ गया हो। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव कहलाते हैं जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव कहलाते हैं जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात हरे पेड़ पौधों को जो खाते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब हम द्वितीय उपभोक्ता के बारे में देखते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, वह जीव, द्वितीय उपभोक्ता वह जीव कहलाते हैं, या द्वितीय उपभोक्ता वह जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। अर्थात जो जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जो जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे
हमने कहा जो जीव या जंतु प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं जो जीव प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं वे क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जब हम फूड चेन को देखेंगे तो फूड चेन बगैर फूड चेन बने हम उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। कोई भी जंतु कहीं भी रखा जा सकता है प्राथमिक को छोड़कर, प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक को छोड़कर। बाकी कोई जंतु है, मान लीजिए हमने चीता को कहा तो चीता को हम द्वितीय में रख सकते हैं फूड चेन के अनुसार से। फूड चेन जिस प्रकार की बनाई गई होगी उसी अनुसार हम चीता, शेर, बाघ को प्राथमिक और द्वितीय में भी रख सकते हैं और तृतीय में भी रख सकते हैं। जिस प्रकार की हमारी फूड चेन बनी होगी उसी प्रकार से हम उसको रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब इसमें जानते हैं उदाहरण में क्या होगा। इसमें देखते हैं उदाहरण। इसमें जाएगा शेर, बाघ, चीता, भालू आदि। शेर, बाघ, चीता, भालू आदि। हम फूड चेन के अनुसार फिर से बता रहे हैं कि हम इसको देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये जो तृतीय उपभोक्ता है या द्वितीय उपभोक्ता है, जब तक हमारी फूड चेन हमको नहीं मिलेगी। जब हमारी फूड चेन हमको मिल जाएगी तो हम सीधा बता सकते हैं कि यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता है या तृतीय उपभोक्ता है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको व्यवस्थित करेंगे फूड चेन के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम तृतीय उपभोक्ता के बारे में आगे देखते हैं तृतीय उपभोक्ता होते क्या हैं। अब हम देखेंगे तृतीय उपभोक्ता के बारे में। तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के बारे में हम जानेंगे क्या होता है तृतीय उपभोक्ता। तो जो द्वितीय उपभोक्ता को और प्रथम उपभोक्ता को दोनों को खाने की क्षमता रखते हैं वे तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जो जीव प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को खाकर पचाने की क्षमता रखते हैं या खाने की क्षमता रखते हैं वे तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जो जीव प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता को खाने की क्षमता रखते हैं, वह तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जो जीव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को खाने की क्षमता रखते हैं वे तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कौवा है, हम मान लेते हैं कि कुत्ता है या कौवा है या बिल्ली है। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण सर्वाहारी कुत्ता होता है। हमने कहा कुत्ता, हमने कहा बिल्ली,
कुत्ता हो गया, हमने कहा कुत्ता, हमने कहा बिल्ली, फिर उसके बाद हमने कहा कौवा, हमने कहा आदमी। मानव किसमें आता है? तो मानव इसी में आता है। चाहे जो होगा, यह उत्पादक को भी खा जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाएगा। मानव सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए मानव को जो है तृतीय उपभोक्ता में रखा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव को कहाँ रखा जाता है? तो मानव को तृतीय उपभोक्ता में रखा जाता है। मानव को तृतीय उपभोक्ता में रखा जाता है। अब हम हमारा तृतीय उपभोक्ता तक कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अपमार्जक और अपघटक में अंतर। जैसा कि एक बार शायद 2016 का यूपीटेट था, ऐसा कोई यूपीटेट था, हमें ध्यान नहीं है, उसमें एक क्वेश्चन आया था अपमार्जक और अपघटक के बारे में, दोनों ऑप्शन में दिया था। तो अपमार्जक किसे कहते हैं और अपघटक किसे कहते हैं, हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, जो हर जगह आपको सब किताबों में भी नहीं मिलेगा। किताबों में यह क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अपमार्जक नहीं मिलेगा, अपघटक के बारे में तो मिलेगा। तो अपघटक किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो किसी पदार्थ को, ऐसे जीव जो किसी पदार्थ को सड़ा गला कर खाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अपघटक कहलाते हैं। लेकिन अपमार्जक ऐसे जीव जंतु जो किसी जीव को या मृतक पदार्थ को, मृत जीव को जो है सीधे खाते हैं, अर्थात वह मरा है तो उसको सीधा खा जाएंगे। लेकिन अपघटक सीधा नहीं खाते, उसको पहले सड़ाते हैं, फिर गलाते हैं, फिर खाते हैं। पहले वो सड़ाते हैं उसको, फिर खाते हैं। तो ये अपघटक के बारे में हम देखेंगे। अपघटक, हम अपघटक के बारे में जानते हैं। अपघटक होते क्या? अपघटक तो अपघटक जो जीव किसी पदार्थ को सड़ा गला कर खाते हैं, जो जीव किसी पदार्थ को सड़ा गला कर खाते हैं, वे अपघटक कहलाते हैं। सड़ा गला कर खाते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। वे अपघटक कहलाते हैं। कौन कौन से इसमें होंगे? जैसा हम लिखेंगे इसमें कौन कौन से जीव इसमें आते हैं। मृतपोषी, हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, जीवाणु हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे, आज इसमें जो है ये आते हैं, जो है सड़ा और गलाकर खाते हैं। अब हम आगे अपमार्जक के बारे में देखते हैं कि अपमार्जक क्या होते हैं। अब हम अपमार्जक के बारे में देखेंगे अपमार्जक के बारे में कि अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक के बारे में हम देखते हैं अपमार्जक क्या होते हैं। हमने कहा वे जीव जंतु जो किसी मृत जीव जंतु को सीधे खाते हैं, अर्थात जो अपघटक होते हैं वह सड़ा गला कर खाते हैं, लेकिन अपमार्जक जो होते हैं वह सीधे खा जाते हैं। जो किसी मृत जीव जंतु को सीधे खाते हैं, सीधे खा जाते हैं, जो किसी जीव जंतु को सीधे खा जाते हैं
उदाहरण में हम इसमें उदाहरण देखेंगे। उदाहरण तो इसमें देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे हम देखते हैं कहीं कोई जानवर अगर मर जाता है तो पहले जो है एक आते थे गिद्ध, चील, बाज, गिद्ध होते थे। तो गिद्ध जो होता है अब नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि गिद्ध क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि एक बार जो है जानवर की बीमारी चली थी तो उसमें डाइक्लोफेनेक एक दवा होती, डाइक्लोफेनेक, जिसका यूज किया गया था, डाइक्लोफेनेक दवा का यूज किया गया था। जो गिद्धों की जो श्वास नली है उसमें जाकर वो जैसे पशु को उसका इंजेक्शन दिया गया डाइक्लोफेनेक का और पशु मर गया। तो जब पशु मरा तो उसको ले जाकर बाहर जब छोड़ा जाता था तो उसको गिद्ध खा लेते थे। जब गिद्ध खा लेते थे जिससे उनकी जो श्वास नली होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। डाइक्लोफेनेक दवा के द्वारा उनकी श्वास नली अवरुद्ध हो जाती थी, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। गिद्ध, चील व बाज इसमें आते हैं। गिद्ध, चील व बाज इसमें आते हैं। अब हमारा यह चैप्टर जो है यहीं पर खत्म होता है जो है। अब हम आगे कल एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।